जापान में जब पहले दिन मैं काम पर पहुंचा तो खोजोचो साहब यानी मैनेजर ने मुझे मेरा काम टूटी फूटी अंग्रेज़ी और इशारों की ज़बान में समझाया और एक बहुत ही भारी भरकम प्रेस मशीन के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा कि साचो साहब यानी सेठ की तरफ से कोई बुलावा आएगा और वो मुझे ज़रूरी हिदायत से नवाजेगा, कोई बातचीत करेगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। सुबह 10 बजे चाय के ब्रेक में सब लोग मशीनें बंद करके एक साथ बैठ गए। फैक्ट्री के दरवाजे के करीब एक वेंडिंग मशीन लगी थी। एक बंदा जाकर उन मशीनों से कॉफ़ी, चाय और जूस के केन लाकर सबके हाथों में थमाता जाता। सब लोग मेरे इस पाकिस्तानी दोस्त से मेरे बारे में पूछ रहे थे जिसने मुझे इस कंपनी में काम पर लगवाया था। मेरा दोस्त अब्दुल हफीज़ इनके सवालात के जवाबात दे रहा था। कभी कभी वो कोई जवाब देने से कब मुझसे भी कुछ पूछ लेता था। मैंने देखा कि एक उम्र रसीदा जापानी जो मुझ में खासी दिलचस्पी ले रहा था और हंस हंस कर अब्दुल हफीज़ से बातें कर रहा था, मेरा नाम पूछकर उसे दोहराने की कोशिश कर रहा था, मगर बावजूद कोशिश के वो सुहेल ना कह सका और कहने लगा कि मैं तो अहमद ही कहूँगा। ये आसान है। जापानी आम तौर पर लाम की अदायगी नहीं कर पाते और उसकी जगह रे बोलते हैं। बाद में मेरे पूछने पर अब्दुल हफीज़ ने बताया कि यही हमारे साचो साहब हैं। मैंने पाकिस्तान में भी 1-2 जगहों पर काम किया था। उस लिहाज से मेरे लिए ये बात हैरानकुन थी कि कोई मालिक अपने इदारे में आम वर्कर्स के लिबास में मज़दूरों की तरह काम करे, उनके साथ बैठकर कॉफ़ी पिए और हंसी मजाक करे। चाय का वक्फा ख़त्म होते ही साचो भी दूसरे कारकुनों की तरह अपनी मशीन के सामने खड़ा होकर काम में लग गया। हमारे साचो की उम्र 82 साल थी, जो करोड़ों की जायदाद के मालिक होने के बावजूद आम वर्कर्स के मुकाबले में रोज़ाना 2-3 घंटे ज़्यादा काम करते थे। मैंने उनके चेहरे पर कभी थकन के आसार नहीं देखे। फैक्ट्री में सुबह 8 बजे काम शुरू होता था, मगर साचो सुबह सवेरे ही फैक्ट्री पहुंच जाते, ज़मीन पर पानी का छिड़काव करके झाड़ू देते, कूड़ा करकट जमा करके ठिकाने लगाते, दफ्तर में कुर्सियों को तरतीब से रखते, फैक्स मशीन पर नज़र डालते कि कहीं कोई अर्जेंट फैक्स तो नहीं आया। इसके बाद हर तरह का इत्मीनान करके फैक्ट्री के बिल्कुल करीब वाक़े अपने घर जाकर नाश्ता करके यूनिफॉर्म में मलबूस ओकासा यानी सेठानी के हमरा फैक्ट्री में दोबारा दाखिल होते। साचो हमेशा देर तक फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों में किसी न किसी काम में मसरूफ़ नज़र आते। मेरे दूसरे दोस्तों ने भी यही बताया कि उनका साचो भी आम मज़दूरों के शाना बशाना और मेहनत मशक्क़त से काम करता है और फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ हमेशा एक हमदर्द साथी और मुरब्बी का रवैया रखता है। फैक्ट्री में साचो अहम कायदाना और जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ एक बेहतरीन असिस्टेंट वर्कर के तौर पर भी काम करते थे। कभी साचो अपने किसी काम में मदद के लिए दूसरे वर्कर को बुलाते और कभी दूसरे वर्कर साचो को अपनी मदद के लिए आवाज़ लगाते। एक साथी ने बताया कि जब वो पहले दिन काम पर पहुंचा तो फैक्ट्री में जाकर साचो के बारे में दरियाफ्त किया। जापानी वर्करों ने इशारा करके बताया कि साचो वहाँ खड़ा है। मेरे साथी ने बताया कि जिस जगह पर वो लोग इशारा कर रहे थे वहाँ तो एक गटर था। वो गटर के करीब पहुंचा तो उसे अंदर कोई नज़र ना आया। बराबर में एक दूसरा गटर था और उस गटर के अंदर से निकलने वाले शख्स से मेरे साथी ने साचो के बारे में पूछा तो पता चला कि वही तो साचो है। फैक्ट्री के नकासी के निज़ाम में कोई ख़राबी पैदा हो गई थी जिसे ठीक करने के लिए वो गटर में उतरकर सफाई कर रहे थे। अपनी फैक्ट्री में हमने साचो को हमेशा सबसे ज़्यादा मेहनती और बेहतरीन एफिशिएंसी रखने वाला फ़र्द पाया। हमारी फैक्ट्री में दीगर कारखानों से पुर्ज़ेजात बनने आते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ धाती अशिया की प्लेटिंग भी होती थी।
दूसरे कारखानों से लोहे के बड़े बड़े टुकड़े, पाइप और दस्ती चादर के बंडल ट्रक पर आते थे। ट्रक ड्राइवर सामान लेकर जब भी आता तो पूछता, तुम्हारा साचो कहाँ है? हमारे जवाब से पहले ही किसी कोने से साचो की आवाज़ उभरती, आ रहा हूँ। साचो अपने हाथ से काम के दस्ताने उतारकर एक तरफ रखता और फोर्कलिफ्ट की मदद से ट्रक से सामान उतारने में मसरूफ़ हो जाता। इसी दौरान दफ्तर के फ़ोन की घंटी भी बार बार बजती। साचो फोर्कलिफ्ट से कूदकर नीचे उतरता और दौड़ते हुए ऑफिस पहुंचकर फ़ोन उठा लेता। जापान में आमतौर पर छोटी फैक्ट्रियों में रिसेप्शनिस्ट या ऑपरेटर रखने के बजाय साचो खुद ही फ़ोन उठाते हैं, कॉर्डलेस फ़ोन लेके फैक्ट्री में घूम रहे होते हैं और दूसरा कॉर्डलेस मैनेजर यानी खोजोचो के हाथ में होता है। लेबर महंगी होने की वजह से छोटे कारखानेदार पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मालिक खुद कर ले। छोटे कारखानों में आसानी के लिए फ़ोन को तेज़ आवाज़ वाले माइक से मुंसलिक कर दिया जाता है ताकि मशीनों के शोर में फ़ोन की घंटी की आवाज़ दब न जाए। बाद औक़ात कॉर्डलेस फ़ोन की सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए साचो फ़ोन पर गुफ्तगू के साथ साथ दूसरे काम भी जारी रखते हैं। अगर कारखाने में काम ज़्यादा आ जाए तो उसे वक्त पर मुकम्मल करवाने के लिए साचो कभी एक या एक से ज़ायद अफराद को मामूल के औकात से ज़ायद काम करने के लिए इंतहाई आजिज़ी से दरख्वास्त कर आमादा करता है। जापान में 8 घंटे काम के साथ साथ कम से कम 2 घंटे रोज़ाना ओवर टाइम तो करना ही होता है। इसके बाद भी किसी को रोकना हो तो ये वर्कर की मर्ज़ी पर ही मुमकिन होता है। आमतौर पर जापानी हद से ज़्यादा काम यानी ओवर वर्क से तंग आ चुके हैं, इसलिए ओवर टाइम पर खुशी से आमादा नहीं होते। साचो की कोशिश होती है कि वो अपनी फैक्ट्री में हमेशा 1 या 2 गाइजियन यानी गैर मुल्की ज़रूर रखे ताकि जब भी ओवर टाइम कराने की ज़रूरत पड़े तो कोई मुश्किल पेश ना आए। काम ख़त्म होते ही साचो ओवर टाइम करने पर वर्कर का शुक्रिया अदा करता है, कंधे थपथपाता है और चाय या कॉफ़ी का केन पेश करता है। साचो तमाम कारकुनों की तनख्वाहें तैयार करके रकम और पे स्लिप लिफाफे में डालकर इन लिफाफों को किसी बड़े बैग में लेकर महीने की आखिरी तारीख को ठीक 5 बजे फैक्ट्री के अहाते में खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे वर्कर हाथ मुंह धोकर ड्रेसिंग रूम से कपड़े तब्दील करके निकलते हैं, साचो आगे बढ़कर उन्हें उनका लिफाफा पेश करता है और झुककर रिवायती तरीके से उनका शुक्रिया अदा करता है। मुलाजिम को इतनी इज्जत के साथ उसकी मेहनत का सिला मिल जाए तो काम की सारी थकन दूर हो जाती है। साल में एक मरतबा साचो अपनी फैक्ट्री के तमाम अफराद को 2-3 रोज़ के लिए पिकनिक पर दूसरे शहर ले जाता है। उन्हें बड़े होटलों में ठहराता और उनकी खूब आवभगत करता है। जापान में नए साल की आमद पर तमाम कारखानेदार, बैंक और दूसरे इदारे आपस में तहाइफ का तबदला करते हैं। कैलेंडर, तौलिए, चॉकलेट, चाय के डब्बे, तेल के डब्बे, साबुन और इसी तरह की चीज़ों पर मुश्तमिल तमाम तहाइफ जमा करके साचो की तरफ से कारकुनों में तकसीम किए जाते हैं। इसके अलावा चाहे 2 अफराद पर मुश्तमिल इदारा हो या इससे ज़ायद, साल में 2 मरतबा तमाम अफराद को कंपनी की जानिब से बोनस ज़रूर दिया जाता है। साचो का बेहतरीन रवैया, मुलाजमीन में घुल मिल कर रहने की आदत, मिलजुल कर काम करने का रिवाज जापानी बिजनेस कल्चर की शानदार रिवायत है। यही वजह है कि जापानी कारकुन दिल लगाकर काम करते हैं। साचो उनके करीब खड़ा हो या कारखाने से बाहर, उनके काम की रफ्तार और काम का मयार हमेशा एक जैसा रहता है। काम के दौरान मशीन में ख़राबी या किसी और रुकावट का बहाना बनाकर काम मुलतवी नहीं किया जाता, बल्कि साचो को बताए बगैर ही खुद कोई तदबीर करके मसले का हल निकाला जाता है। अगर दुनिया भर के दूसरे सेठ भी अपने आप को बॉस समझते हुए ऑफिस में बैठकर सिर्फ अहकामात जारी करने के बजाय जापानी साचो बनने की कोशिश करो
تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے سیٹ کارکنوں سے بہتر کام لے سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سیٹ کی بہترین مثال پیش کرتی ہے۔ مختلف واقعات اور ان کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ملازمین سے رویہ بہت ہی ہمدردانہ تھا۔